हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या आपने कभी सोचा है कि इंद्रधनुष का बनना, तारों का इस प्रकार टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है? तो ये सभी प्रक्रियाएं प्रकाश के अपवर्तन पर ही आधारित हैं। आप प्रकाश के अपवर्तन का अनुभव अभी तुरंत कर सकते हैं। इस वीडियो को पॉज कीजिए और कांच के ग्लास में पानी भरकर ले आइए। अब इस ग्लास में कोई पेन या पेंसिल जो भी आपके पास उपलब्ध हो तिरछा कर कर डाल दीजिए और पार्श्व या साइड से देखने पर आपको कुछ इस प्रकार का चित्र प्राप्त हो रहा होगा। तो इस प्रकार पेंसिल या पेन का मुड़ा हुआ या टूटा हुआ प्रतीत होना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो आइए अब हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में विस्तार से समझते हैं। यहाँ चित्र में बीच में कांच का एक स्लैब या टुकड़ा लिया गया है और इसके चारों ओर वायु का माध्यम उपस्थित है। टॉर्च की सहायता से एक तरफ से प्रकाश किरण को जब वायु से कांच में प्रवेश कराते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकाश किरणों का मार्ग कुछ विचलित हो जाता है। इसी प्रकार जब कांच के माध्यम से वायु के माध्यम में प्रकाश किरणों को पुनः गमन कराया जाता है तो प्रकाश किरणें अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती हैं, अर्थात उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करते वक्त अपनी दिशा से कुछ विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो आइए अब हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में एक किरण आरेख की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ दो माध्यम वायु तथा जल लिए गए हैं तथा इस रेखाखंड के माध्यम से हम दोनों माध्यमों को अलग कर रहे हैं। किरण AO इस तल पर आपतित होती है तथा जल में प्रवेश करते ही अपने पथ से कुछ विचलित हो जाती है। यदि हम आपतन बिंदु पर एक लंब खींचे जिसे हम अभिलंब कहेंगे और N से प्रदर्शित करेंगे तो हम देख सकते हैं कि किरण AO अपने मार्ग OB डैश से विचलित हो जाती है तथा OB दिशा में अपवर्तित होकर चली जाती है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, जिसे हम स्मॉल I से प्रदर्शित करेंगे। उसी प्रकार अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण, जिसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। चित्र में AO आपतित किरण, OB अपवर्तित किरण, N अभिलंब, कोण I आपतन कोण तथा कोण R अपवर्तन कोण को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती हैं तो पृथक्करण तल पर अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पृथक्करण तल यानी वो तल जो दोनों माध्यमों को पृथक अलग कर रहा है, यानी जो रेखाखंड हमने सबसे पहले बनाया था वही रेखाखंड पृथक्करण तल को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब हम ये समझते हैं कि
जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, तो उनका अपवर्तन किस प्रकार होता है? अब ये विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या चीज है? तो जब भी हम दो माध्यम लेते हैं, मान लेते हैं वायु और जल, तो जिस माध्यम में दूसरे माध्यम की तुलना में अणु दूर दूर होते हैं, वो माध्यम विरल माध्यम, तथा जिस माध्यम में दूसरे माध्यम की तुलना में अणु कुछ पास पास उपस्थित हो, वो सघन माध्यम होता है। जैसे वायु और जल के केस में वायु में अणु जल की तुलना में दूर दूर उपस्थित होंगे, क्योंकि वायु गैसीय अवस्था में है, परंतु जल में अणु पास पास होंगे, क्योंकि जल द्रव अवस्था में है। तो इस प्रकार वायु विरल माध्यम तथा जल सघन माध्यम की तरह कार्य करेंगे। तो ये पृथक्करण तल को प्रदर्शित करती हुई रेखाखंड विरल माध्यम वायु तथा सघन माध्यम जल या कांच, हम कुछ भी ले सकते हैं। किरण AO पृथक्करण तल पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात OB दिशा में आगे बढ़ जाती है। आपतन बिंदु पर हम अभिलंब N बना लेते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि ये किरण AO अपवर्तन के पश्चात OB डैश दिशा में न जाते हुए OB दिशा में आगे बढ़ जाती है। साथ ही हम ये स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि ये जो अपवर्तित किरण OB है, वो अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुक गई है। यानी जब भी प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाएंगी, तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर कुछ झुक जाएंगी। इस स्थिति में आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण I तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण R। I का मान R से बड़ा होगा, अधिक होगा। कब? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगी। यानी जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम रेयरर मीडियम से सघन माध्यम डेंसर मीडियम में जाती हैं, तो उनकी चाल कुछ कम हो जाती है तथा वे अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है? तो जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी, तो उनकी चाल में कुछ परिवर्तन हो जाता है, और चाल में परिवर्तन ही उनकी दिशा में परिवर्तन का, अर्थात प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। तो यहाँ हमें पता चला कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगी, तो उनकी चाल कम हो जा रही है, और इसी कारण से वो अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। अब हम समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होगा जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेंगी। ये हमारा पृथक्करण तल, सघन माध्यम जल या कांच तथा विरल माध्यम वायु। प्रकाश किरण AO पृथक्करण तल पर आपतित हो रही है पूर्व की ही भांति, और अपवर्तित होकर OB दिशा में आगे बढ़ जाती है। अब अभिलंब N बनाने के बाद हम ये देख सकते हैं कि अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, जबकि पहले स्थिति में हमने देखा था कि अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जा रही थी। तो पहले की तुलना में ठीक विपरीत स्थिति हमें यहाँ प्राप्त हो रही है, और अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जा रही है। अब यदि हम बिंदु B से A पर उपस्थित वस्तु को देखने का प्रयास करेंगे, तो हमें
वो वस्तु ए पर उपस्थित न होकर ए डैश पर उपस्थित प्रतीत होगी। और इस स्थिति में आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R के बीच में क्या संबंध होगा? तो हम देख सकते हैं कि अपवर्तन कोण R इस स्थिति में आपतन कोण I से अधिक है। तो जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनकी चाल में वृद्धि हो जाती है। विरल माध्यम में अणु दूर दूर है, इसलिए प्रकाश किरणों की चाल में वृद्धि हो जाएगी और वे अभिलंब से दूर हट जाएंगी। अब इसका एक उदाहरण हम देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो इस चित्र की सहायता से हम देख सकते हैं कि जब भी कोई मछली पकड़ने का प्रयास करता है तो मछली हमारी वस्तु की तरह कार्य कर रही है, यानी जो रियल है। अब इस वस्तु से प्रकाश किरण पृथक्करण तल पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात हमारी नेत्रों में जा रही है। तो ये अपवर्तित किरण OB की बात ही हो गई, है ना। और जब हम बिंदु B से उस मछली को यानी अपनी वस्तु को देखने का प्रयास कर रहे हैं तो वो वस्तु यानी मछली हमें A पर उपस्थित न होकर A डैश पर उपस्थित होती हुई प्रतीत होगी, यानी जहां उसका इमेज या प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो जो स्थिति हमने अभी समझी थी, पढ़ी थी कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपवर्तन किस प्रकार होता है, ये उसका एक उदाहरण है। तो आइए अब हम वो स्थिति जानने का प्रयास करती हैं, समझने का प्रयास करती हैं जब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, यानी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो जा रही हैं पर उनका अपवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये पृथक्करण तल माध्यम 1 और 2 अभिलंब। तो प्रकाश किरण AO अभिलंब के अनुदिश आपतित हो रही है और इस स्थिति में उसी सीध में उसी अनुदिश सीधे निकल जा रही है और इस किरण का अपवर्तन नहीं हो रहा है। तो अपवर्तन नहीं होने के पीछे क्या कारण है? इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण दोनों का ही मान 0 डिग्री यानी 0 अंश है और इसी कारण से प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब प्रकाश किरणें अभिलंब के अनुदिश गति करती हैं तो उनकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसीलिए उनका अपवर्तन भी नहीं होता है। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के नियमों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ विरल माध्यम वायु तथा सघन माध्यम जल या कांच, दोनों में से कुछ भी लिया जा सकता है। अभिलंब N, प्रकाश किरण AO आपतन बिंदु पर आती है तथा अपवर्तित होकर OB दिशा में चली जाती है। आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है। तो प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण AO, अपवर्तित किरण OB तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु यानी O पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में उपस्थित होते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम है। अब द्वितीय नियम जान लेते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, युग्म का मतलब
जोड़ा या पेयर। आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। यह स्नेल का नियम भी कहलाता है। अब निश्चित रंग और निश्चित माध्यम का युग्म क्यों लिया गया है? क्योंकि जब हम निश्चित रंग और निश्चित माध्यम की प्रकाश किरण लेंगे तो इस स्थिति में ये नियम लागू होगा। यदि हम प्रकाश किरणों का रंग अलग अलग लेंगे तो उस स्थिति में ये नियम लागू नहीं होगा। अब ये ज्या या साइन क्या चीज है? तो हम त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए साइन यानी ज्या का मान लंब बटे कर्ण होता है तथा कोण का मान बढ़ाने पर साइन का मान भी बढ़ता जाता है। तो साइन आई यानी आपतन कोण की ज्या, साइन आर अर्थात अपवर्तन कोण की ज्या, दोनों का अनुपात स्थिर या कांस्टेंट होता है। यही स्नेल का नियम है। इस नियम के लागू होने के लिए एक और शर्त का पालन होना आवश्यक है कि आपतन कोण आई का मान 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम होना चाहिए। 0 डिग्री के बराबर होने पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, ये अभी हमने समझा था। तो ये नियम यानी प्रकाश के अपवर्तन का नियम तभी लागू होगा जब आपतन कोण का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो। ये जो कांस्टेंट या स्थिरांक अभी हमें प्राप्त हुआ था इसे हम कहेंगे अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये अपवर्तनांक हमें सहायता करता है कि प्रकाश किरणों का दिशा परिवर्तन किस एक्सटेंट तक हो रहा है इसको समझने के लिए, यानी किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये अपवर्तनांक माध्यम में प्रकाश किरणों की चाल पर निर्भर करता है। तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करेंगे। 2 और 1 संख्याएं माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 के अपवर्तनांक को प्रदर्शित कर रही हैं तथा इसका मान माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर है। अपवर्तनांक का मान प्रकाश की चाल पर निर्भर कर रहा है और ये सर्वथा उचित है क्योंकि हमें पता है कि अपवर्तनांक प्रकाश किरणों की दिशा परिवर्तन को माप रहा है और दिशा में परिवर्तन प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण ही हो रहा है। इस कारण से अपवर्तनांक प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। तो यदि हम माध्यम 1 में प्रकाश की चाल को v1 तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल को v2 से प्रदर्शित करें तो हमें यह संबंध प्राप्त होता है कि n21 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 या n21 बराबर v1 बटे v2। निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु हो तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात या वायु के सापेक्ष माना जाता है तथा यह निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो यदि हम दोनों माध्यमों में से पहला माध्यम निर्वात या वायु ले लें तो उस स्थिति में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है जिसे हम सामान्य भाषा में अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो माध्यम का अपवर्तनांक
NM, M मतलब मीडियम, माध्यम, बराबर हो जाएगा वायु की प्रकाश की चाल, है ना। यानी वायु में प्रकाश की जो चाल है जिसे हम स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल जिसे हम स्मॉल v से प्रदर्शित कर रहे हैं। हमें ज्ञात है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात या वायु एक ही माध्यम नहीं है, परंतु वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल में बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है। इस कारण से हम निर्वात के स्थान में वायु को माध्यम की तरह उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो इसका क्या अर्थ है? यानी NW, W का मतलब वाटर, जल, NW इक्वल्स टू 1.33, 1.33, और सूत्र से हमें ज्ञात है कि NW बराबर C बटा V। तो हम लिख सकते हैं कि 1.33 बराबर C बटा V। तो हमें ज्ञात होता है कि 1.33 V बराबर होगा C के, या हम ये लिख सकते हैं कि V बराबर 1/1.33 C, जिसे हल करने पर 0.75 या 0.75 C प्राप्त होता है। इसका मतलब या इसका अर्थ ये हुआ कि वायु में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल की 1.33 गुनी है, या जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल की 0.75 गुनी है। 0.75 जो कि 1 से कम है। इसका अर्थ है कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम है। अब हम ये समझते हैं कि यदि जल, केरोसिन तथा फ्लिंट कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.33, 1.44 तथा 1.65 है, तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी? सूत्र से हमें पता है कि NM बराबर C बटा V। तो NM अनुक्रमानुपाती होगा 1/V के, या हम कह सकते हैं कि NM व्युत्क्रमानुपाती होगा V के, यानी NM is inversely proportional to V। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम V का मान बढ़ाएंगे तो N का मान घटेगा, तथा यदि हम V का मान बढ़ाएंगे तो N का मान घटेगा, है ना। एक का मान बढ़ाने पर दूसरे का मान घटेगा तथा एक का मान घटाने पर दूसरे का मान बढ़ेगा। यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो माध्यम में प्रकाश की चाल घटेगी, और यदि अपवर्तनांक का मान घटेगा तो माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़ेगी। अर्थात जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। ठीक है। अब इस जानकारी की सहायता से हम दिए हुए प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि आप बताएंगे। अब एक प्रश्न, यदि प्रकाश वायु से 1.50 यानी 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घाती 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए।
अपवर्तनांक हमें दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात है, तो कांच यानी माध्यम में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो सूत्र हमें पता है, nm इक्वल्स टू c/v। nm यानी अपवर्तनांक, c यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, v यानी माध्यम कांच में प्रकाश की चाल। तो nm हमें दिया है, c हमें दिया है और v का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप इस मान को ज्ञात कीजिए और इसके हल को, इसके उत्तर को कमेंट करके बताइए। आशा है कि आपको प्रकाश के अपवर्तन की जानकारी हो गई होगी। धन्यवाद।